ऑनलाइन में जो जुड़े हैं, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो पहले पूछिए। किसी के पास कोई सवाल हो, आप लोगों के पास भी सवाल है तो पूछिए। कुछ भी पूछना चाहते हो, जो मन में शंका, कुछ समाधान, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ सजेशन दें तो आप पूछिए। रणनीति बता दें, ठीक है, गुड। हाँ, कुछ पढ़ा है आपने? उपन्यास, कहानी कुछ पढ़ा है? अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का प्रबंधन कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, क्या पाठ्यक्रम है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है। यानी आज प्राथमिक क्लास होगी। और पहले तो पाठ्यक्रम समझ लीजिए। पाठ्यक्रम क्या, सिलेबस क्या है, इसको समझिए। पढ़ना क्या है, और आप जानते हैं कि 2 खंड में है आपका पाठ्यक्रम। खंड क और खंड ख। जो आपका प्रश्न पत्र होता है वो 2 खंडों में होता है, खंड क और खंड ख। और 300 अंक का है, ये भी आप समझ रहे हैं। 3 घंटे में लिखना होता है और लगभग 3500 या 4000 शब्द लिखने होते हैं। आप जानते हैं कि 3 घंटे का पेपर, 300 अंक का पेपर, और 3500 से लेकर के 4000 शब्द आपको लिखना है। कम से कम 3500 शब्द लिखना है। 6 प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न लिखने होते हैं। कुल 12 प्रश्नों में से कुल 12 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको कितना लिखना है? 6 प्रश्न लिखना है। एक प्रश्न 50 अंक का है, 50 अंक। 6 प्रश्न लिखने हैं, एक प्रश्न कितने अंक का है? 50 अंक का है। और इसको आप 30 मिनट में लिखते हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो उसमें खंड क और खंड ख मिला करके कुल 6 प्रश्न लिखने हैं, और 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न 50 अंक का होगा, यानी 300 अंक का टोटल 30 मिनट में आप लिखेंगे, और लगभग 600 शब्द में लिखेंगे। 600 शब्दों में, यानी 600 शब्दों में 30 मिनट में एक प्रश्न लिखना है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 12। उसमें से लिखना 6 होता है। यानी यहां पर खंड ख से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ख से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक खंड से 3-3 प्रश्न लिखना है। 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपको, कोई भी 3 प्रश्न लिखना है, और यहां भी कोई भी 3 प्रश्न लिखना है। यानी विकल्प बहुत हैं। खंड क में 6 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से लिखना कितना है? 3 प्रश्न को लिखना है। और खंड ख में भी 6 प्रश्न है, जिसमें लिखना 3 प्रश्नों को है। यानी विकल्प है, 50% का विकल्प है। अब इस खंड क में 2 भाग, आप कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रश्न की संख्या होगी, एक तो भाषा खंड से सवाल होगा और दूसरा साहित्य के इतिहास से सवाल होगा। साहित्य का इतिहास। अभी हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम को समझेंगे। है पाठ्यक्रम क्या और कैसे पढ़ना है, इसकी चर्चा। जो प्रश्न है आपका, खंड क में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 6 प्रश्न भाषा खंड से होंगे और साहित्य के इतिहास से होंगे। भाषा खंड से 3 प्रश्न होंगे
और साहित्य के इतिहास से 3 प्रश्न होंगे। यानी खंड क से 6 प्रश्न है। खंड क 2 भागों में विभाजित है, भाषा खंड और साहित्य का इतिहास। भाषा खंड से 3 प्रश्न और साहित्य के इतिहास से 3 प्रश्न। अब ये कुल 6 प्रश्न है, इसमें से कोई भी 3 आपको लिखना होता है। साहित्य के इतिहास में कविता का इतिहास होगा, कविता का इतिहास, और दूसरा होगा गद्य का इतिहास, गद्य का इतिहास। तो साहित्य का इतिहास 2 भागों में विभाजित है, कविता का इतिहास और गद्य का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ प्रोज एंड पोएम ये पढ़ना है, कविता का इतिहास और गद्य का इतिहास, और इसमें से 3 प्रश्न और भाषा खंड से 3 प्रश्न। खंड ख जो है वहां पर खंड ख भी 2 भाग में प्रश्न रहेंगे। यानी आप ये जानते हैं कि यहाँ पर प्रश्न की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रश्न एक साथ रहेंगे। ये 6 प्रश्न भाषा खंड और साहित्य के इतिहास से होंगे, और फिर यहाँ पर जो प्रश्न होंगे 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह से होंगे। खंड ख में 7 से लेकर के 12 तक प्रश्न होंगे, और जो 12वां प्रश्न है ये व्याख्या का होता है। 12वां प्रश्न व्याख्या का होगा, और ये 2 भाग में 2 व्याख्या पूछी जाती है। यानी 50 अंक का प्रश्न है तो 25-25 अंक की 2 व्याख्या पूछी जाती है, 25 अंक और 25 अंक। एक बार फिर से समझ लें, खंड क में 6 प्रश्न होंगे नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 5 6, और ये भाषा खंड और साहित्य के इतिहास से होंगे। कुल 6 प्रश्न, जिसमें से लिखना कितना होगा, 3 प्रश्न को लिखना होगा। और खंड ख में जो गद्य खंड और पद्य खंड 2 भागों में विभाजित है, यानी गद्य और पद्य, पद्य मतलब कविता, गद्य और पद्य 2 भागों में विभाजित है खंड ख का प्रश्न। और इसे यहाँ भी 6 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12, और जो 12वां प्रश्न होगा वो व्याख्या का होगा, जो 25-25 अंक की 2 व्याख्याएं रहेंगी। और इन 6 प्रश्नों में आपको लिखना कितना है, 3 प्रश्न लिखना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये तो प्रश्न पूछने का पैटर्न है। 50 अंक का एक प्रश्न, जिसको आप लिखेंगे कितने में, 600 शब्दों में, और 30 मिनट में लिखेंगे। यानी कुल 6 प्रश्न है तो 600 शब्द इतना लिखना ही है। यानी कुल आपको 3600 शब्द लिखने हैं, इससे कम नहीं लिखना। 3 घंटे का जो वक्त है आपके पास, इसमें कुल कितने शब्द लिखने हैं, 3600 शब्द। यानी एक प्रश्न 600 शब्दों में 30 मिनट में आपको लिखना है। अब ये जो प्रश्न लिखेंगे वो कितने पेज में होगा। मान लिया आप हैंडराइटिंग आपकी छोटी छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 पेज में लिख दें, आपको कम से कम 5 पेज दिखना भी चाहिए। बिहार पीसीएस में जो पेजों की संख्या है वो एक प्रश्न कम से कम 4 पेज में, नहीं तो 5 पेज बेहतर औसत माना जाएगा। तो 5 पेज में लिखना है। यानी कुल 28 से लेकर के 30 पेज आपको लिखने हैं, 3600 शब्द लिखने हैं, और 3 घंटे का वक्त है। 6 प्रश्न लिखने हैं। खंड क और खंड ख से, खंड क से 6 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें 3 लिखना है। खंड ख से 6 प्रश्न दिया हुआ है जिसमें से आपको 3 लिखना है। तो ये है प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति बिहार पीसीएस में। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर भाषा खंड में, साहित्य के इतिहास में, गद्य में और पद्य में पढ़ना क्या है, और आपको कौन कौन सी किताबें लेनी है। तो आप जब प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहली कॉपी होगी साहित्य के इतिहास की, साहित्य का इतिहास। तो एक कॉपी ये बनाएं। पहली कॉपी क्या होगी, साहित्य के इतिहास,
जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको 3 कॉपी स्वतंत्र रूप से अपने नोट्स के लिए, जो क्लास नोट्स है उसके लिए रखना है। साहित्य का इतिहास ये पहली कॉपी होगी, और साहित्य के इतिहास में हम जो पहली कॉपी आप बनाएंगे कविता का इतिहास। कविता का इतिहास आप जब पढ़ते हैं तो अलग अलग 3 कॉपियां बनानी है और उसी में क्रम से लिखना होता है, तो उससे सुविधा होगी लिखने में। सबसे पहली कॉपी आप बनाएंगे, कितनी कॉपी? साहित्य का इतिहास, और साहित्य के इतिहास में जो पहली कॉपी होगी वो कविता का इतिहास करके बनाएंगे। कविता के इतिहास में आप जानते हैं कि कविता का मतलब है कि जब भावना का तत्व अधिक हो विचार के तत्व से, जब इमोशंस अधिक हो तर्क की तुलना में, तब जो फॉर्म साहित्य का विकसित होता है उसको कविता कहते हैं। विचार का मतलब तर्क से, भावना का मतलब इमोशन से, तो इमोशन के जब तत्व अधिक हो विचार से, तर्क से, तब कविता का जन्म होता है। आपने सुना होगा ये पंक्ति, वियोगी होगा पहला कवि, होगा पहला कवि। यानी वियोग, सुख दुख, भक्ति, ये सब भावना का विषय है, और ये सब भावना के तत्व जब अधिक होते हैं तब कविता का फॉर्म, कविता का जन्म होता है। और हम लोग कविता लिखते हैं। गद्य लेखन विचार और तर्क से अधिक होगा तो पहला, आपसे कोई पूछे कि कविता है क्या, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहला तत्व है कि उसमें भावना के तत्व अधिक होंगे। दूसरा कि वो गीतात्मक होगा। कविता क्या होती है? गीतात्मक होती है, गाया जा सकता है। आपसे कोई पूछे कि कविता होती क्या है और कविता का जन्म होता क्यों है, तो कविता का मतलब है या पद्य का मतलब है जब भावना के तत्व, इमोशन के तत्व अधिक हों विचार, तर्क और समस्या से, तब किसका जन्म होता है? कविता का। और इसलिए आप जानते हैं कि भावना का तत्व क्या होगा? सुख दुख, प्रेम, भक्ति, ये सब तत्व क्या हैं? भावना के। तो इसलिए सुख दुख, प्रेम और भक्ति या वीरता या बलिदान, वीरता या बलिदान, ये सारे तत्व, इसमें किसकी प्रधानता है? भावना की प्रधानता है। और इसलिए इस पर अधिक कविताएं ही लिखी गई। प्रेम पर कविताएं खूब लिखी गई, वियोग में या संयोग दोनों में। ये आपने नहीं सुना होगा कि 2 आदमी प्रेम करते हैं और निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। आपने सुना है कि भाई 2 लोगों ने प्रेम किया और फिर प्रेम के बाद क्या लिखना शुरू कर दिए? एस्से लिखना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं होता। सुख दुख दोनों में लोग क्या लिखते हैं? कविताएं ही लिखते हैं। कबीर को भक्ति करनी है तो किस में वो फॉर्मेट में आ जाएगा? कविता में आ जाएगा। तुलसीदास भक्ति कर रहे हैं तो तुलसीदास भक्ति करते हुए रामचरितमानस लिखते हुए गद्य में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और जैसी अभिव्यक्ति होती है उसी तरह से गद्य और पद्य में अपने अपने फॉर्मेट में चीजें आ जाती। तो आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में, जो आप पढ़ रहे हैं कविता का इतिहास, जिसको मैंने कहा कि आप पहली कॉपी बनाइए, तो कविता का मतलब क्या हुआ? कि जब भावना के तत्व अधिक हों विचार से। दूसरा तत्व क्या है? कि वो गीतात्मक है, गाया जा सकता है। तीसरा तत्व है कि वो लयात्मक होता है, लय में होता है। गद्य के भी अपने लय होते हैं, लेकिन कविता का लय अधिक प्रासंगिक है और अधिक मात्रा में है। तो कविता लयात्मक होती है, गीतात्मक होती है, भावना के तत्व होते हैं। चौथी बात, तुक मिलाया जाएगा, तुकांत होता है। तुक नहीं मिलाया जाएगा तो गाया नहीं जा सकता। गाने के लिए तुक मिलाना जरूरी, लय में होना जरूरी, तो तुकांत होता है। तो आपसे कोई पूछे कि कविता की विशेषता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कि उसमें भावना के तत्व अधिक होंगे, गीतों में होंगे, यानी जिसको गाया जा सकता है। गीतात्मक का मतलब गेयता से है, यानी गाया जा सके। लय में होगा, तुकांत होगा, और पांचवी बात, छंदों में भी होगा, छंदबद्ध होगा।
छंदबद्ध होगा। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, इस तरह से मुक्तक, तो ये सब छंदबद्ध भी होगा। तो आपने समझा कि कविता होती क्या है, सामान्य परिभाषा कि कविता वैसी साहित्यिक रचना है जिसमें भावना के तत्व अधिक हैं, लय है, तुकांत है, गीयता है और छंदबद्धता है, तब उसको हम कविता कहेंगे। और गद्य किसको कहेंगे? जिसमें विचार के तत्व अधिक हो भावना से, तब उसको क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। तो ये तो पहली कॉपी आपको क्या बनानी है? कविता का इतिहास, ये बनाना है। और इस कॉपी में लिखना क्या है? कविता के डेवलपमेंट को लिखना है। तो कविता के इतिहास में दो भाग है। एक कहेंगे कि सैद्धांतिक पक्ष है। कोई भी विषय के दो भाग होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा होता है व्यवहारिक पक्ष। एक तो प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरी। आप जानते हैं, आप बीटेक करते हैं या कोई भी विषय पढ़ते हैं तो आप, एक थ्योरी का पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो कविता के इतिहास में दो भाग, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। आपके मन में जो भी प्रश्न होगा तो आप नोट करके रख लेंगे, आपको वक्त दिया जाएगा तो आप पूछेंगे। तो सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष का मतलब है कि उसका कोई सिद्धांत होगा और व्यवहारिक पक्ष उसका कोई प्रैक्टिकल रूप होगा। जैसे उदाहरण के लिए कविता का इतिहास में हम लोग देखेंगे कि पहला जो चैप्टर है उसका नाम है आदिकाल। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं उसमें पाठ्यक्रम क्या है और कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे कॉपी बनानी है पढ़ने के लिए जिससे सुविधाजनक हो। सबका प्रबंधन होता है, स्कैटर्ड वे में लिखेंगे तो दिक्कत होगी बाद में, तो इसलिए क्रम से ही पढ़ना है, क्रम से लिखना है। तो सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? आदिकाल। काल का मतलब होता है समय और आदि का मतलब प्रारंभ, यानी ये प्रारंभ काल है, प्रारंभ काल है। तो जो प्रारंभ काल है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी जो नया विद्यार्थी है और हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं और उनके पास ये समस्या होती है कि हम कहाँ से प्रारंभ करें, तो आपको कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? सबसे पहले कविता आसान होती है गद्य की तुलना में। अगर आपसे कोई पूछे कि गद्य आसान है या कविता आसान है, तो कविता पढ़ना ज़्यादा आसान, किसकी तुलना में? गद्य की तुलना में। और गद्य में सबसे कठिन निबंध होता है, तो इसलिए अंक भी वैसे ही आते हैं। आप जानते हैं कि जो अंकों का जो पैटर्न है सामान्य रूप से, वैसे तो जिसमें आपकी अच्छी तैयारी है उसमें आएगा, लेकिन सामान्यतः सबसे ज़्यादा अंक कहाँ आएंगे? भाषा विज्ञान में, फिर आएंगे कविता में, कविता खंड में ज़्यादा अंक आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उसमें उदाहरण देना आसान होता है, कॉपी में उदाहरण दिखता है। तो अगर अंकों की बात हो तो भाषा में अंक ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? चूंकि ये तथ्य प्रधान होता है, इसमें तथ्य ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो तथ्य होते हैं, तो इसलिए भाषा खंड में तुलनात्मक रूप से अधिक अंक आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गद्य में नहीं आएंगे, आएंगे। हमने तुलनात्मक रूप से, सामान्य रूप से कहा। फिर कविता में अच्छे अंक आते हैं। और अगर गद्य में देखा जाए तो गद्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंक आएंगे नाटक में। नाटक दो पढ़ने हैं, आसान है। अंधेर नगरी बहुत आसान नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है। तो अंकों के हिसाब से सबसे पहले भाषा खंड, फिर कविता, और गद्य में आएंगे तो नाटक, और नाटक के बाद फिर उसके बाद उपन्यास और कहानी। उपन्यास और कहानी, इसमें अंक अधिक आएंगे। यानी जब हम उत्तर लेखन करेंगे और 6 प्रश्नों को आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या महत्व देना चाहिए? भाषा खंड में, फिर कविता में, फिर नाटक, उपन्यास और कहानी में। और तुलनात्मक रूप से कम अंक कहाँ आएंगे? आलोचना में और निबंध में। तो आलोचना और निबंध, इसमें
तुलनात्मक रूप से कम अंक आते हैं, क्योंकि उदाहरण हम लोग दे नहीं पाते उसमें, और उदाहरण याद रखना गद्य में थोड़ा कठिन भी है। और परीक्षक को संतुष्ट करना, अंक आने का मतलब क्या है कि परीक्षक अधिक से अधिक संतुष्ट हो आपकी कॉपी से, और आपकी कॉपी सुंदर भी लगे। तो कविता लिखना आसान है, और कहा भी जाता है कि साहित्य की कसौटी गद्य है, ये आपने सुना होगा। यानी साहित्य में कविता लिखना आसान है, और साहित्य की कसौटी क्या है? गद्य। और गद्य की कसौटी निबंध, यानी निबंध सबसे कठिन विधा मानी जाती है। तो सबसे कठिन विधा मानी जाती है, तो इसमें थोड़े अंक भी कम आते हैं। तो ये तो अंकों का पैटर्न है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉपी हम लोग क्या बनाएं और कैसे कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोगों ने आदिकाल पढ़ा। काल का मतलब होता है समय, यानी प्रारंभ। कविता का प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर, और ये समय है 700 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी। यानी इस दौर में जो कविताएं लिखी गई, आदिकाल का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ काल। और प्रारंभ काल में कौन कौन सी कविताएं लिखी गई, क्या क्या लिखा गया, इसको आपको क्रम से पढ़ना है। तो आदिकाल यानी कविता के इतिहास का पहला चैप्टर। कोई भी विद्यार्थी अगर प्रारंभ करना चाहता है अपनी पढ़ाई, तो क्रमबद्ध पढ़ाई में सबसे पहला टॉपिक आता है आदिकाल का, यानी कविता के इतिहास में पहला चैप्टर। और ये समय है 700 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच। और इस दौर में जो कविताएं लिखी गई उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है। और इस दौर में आपके कोर्स में यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है। व्यवहारिक पक्ष में किसी कवि विशेष को नहीं पढ़ना है। जो आपका कोर्स है, बीपीएससी का कोर्स छोटा है, और आदिकाल में किसी भी कवि को व्यवहारिक स्तर पर नहीं पढ़ना। दूसरा जो चैप्टर है, और वो है भक्ति काल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर कहा जाए कि इस कविता के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? भक्ति काल। और आप जानते हैं कि 66 बिहार पीसीएस में भी भक्ति काल से 4 या 5, एक ही चैप्टर से 4-5 प्रश्न पूछे गए। तो ये इम्पोर्टेंट। और प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है? तो प्रश्न के हिसाब से, यानी प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। भक्ति काल, और भक्ति काल का समय है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, तो ये भक्ति काल का समय, और ये इम्पोर्टेंट भी है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें जो व्यवहारिक पक्ष इसका है, उसमें आपके कोर्स में 3 कवि पढ़ने हैं। पहला कबीर, भक्ति काल के कवि। दूसरे कवि हैं सूरदास, और तीसरे कवि हैं तुलसीदास। तीसरे कवि हैं तुलसीदास। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे प्रारंभ करें अपनी पढ़ाई। तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, सबसे पहले कविता का इतिहास से पढ़ना शुरू करें। और कविता के इतिहास में जो पहला टॉपिक है आदिकाल, प्रारंभ काल, और सबकी विशेषताएं जाननी है कि कैसी कविता लिखी गई और इसकी विशेषता क्या है। दूसरा टॉपिक है भक्ति काल, और इसका समय क्या है? 1350 से 1650 ईस्वी, यानी 300 वर्ष। इन 300 वर्षों में, काल का मतलब समय, भक्ति से जुड़ी हुई जो कविताएं लिखी गई इन 300 वर्षों में, उसमें मुख्य रूप से आपके कोर्स में 3 कवियों को पढ़ना, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। कबीरदास के 200 पद पढ़ने हैं, जो आप अपना पाठ्यक्रम देखेंगे। और सूरदास के यहाँ भी 200 पद पढ़ने हैं। और तुलसीदास के यहाँ आपको पढ़ना है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड किसका? रामचरितमानस का। रामचरितमानस, हर घर में रामचरितमानस है। रामचरितमानस बहुत पॉपुलर पुस्तक है, जिसको धर्म ग्रंथ का आदर भी मिला हुआ है। तुलसीदास के द्वारा रचित है। और रामचरितमानस की रचना आप जानते हैं कि 1574-75 में हुई है। अकबर का समय है, और इसी दौर में रामचरितमानस लिखा गया। सूरदास भी अकबर के समय है, और तुलसीदास भी अकबर के समय है। और आप जानते हैं कि कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समय। अगर हम राजनीतिक आंखों से देखेंगे हिंदी के कवियों को,
तो कबीर का समय सिकंदर लोदी का समय है, सूरदास और तुलसीदास का समय अकबर का समय है। रामचरितमानस की रचना 1574-75 में हुई है। आप जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। 60 कांड का मतलब अध्याय, तो 7 कांड है, जिसमें से एक अध्याय यानी एक कांड आपको पढ़ना है और वो है अयोध्या कांड। और तुलसीदास की एक दूसरी रचना है उत्तर कांड, उसमें पढ़ना है, और ये रचना है कवितावली। कवितावली। तो आपने देखा कि भक्ति काल इंपॉर्टेंट क्यों है। भक्ति काल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने का प्रयास करता है। इसलिए हम भक्ति काल को कहते हैं सांस्कृतिक लोक जागरण। लोक जागरण। और उस समय के पाखंड का विरोध करता है। तो भगवान को याद करते हुए कवियों ने, समाज के चिंतकों ने भगवान को याद किया, और भगवान को याद करते हुए भारतवर्ष को सांस्कृतिक रूप से एक करने का प्रयास किया और लोगों को जगाने का प्रयास किया। और भाषा कैसी थी? लोक भाषा थी, क्योंकि लोगों को जगाया ही जा सकता है लोक भाषा में। भारतवर्ष में आप जानते हैं कि 3 तरह के बड़े आंदोलन हुए हैं। एक तो बौद्ध आंदोलन 600 BC में, वो भी लोक भाषा में हुआ, पाली भाषा में। दूसरा भक्ति आंदोलन, इसलिए आंदोलन कहा जाता, ऑल इंडिया लेवल पर हुआ ये। आपको केवल नॉर्थ इंडिया में 3 लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये था ऑल इंडिया लेवल पर, हर भाषाओं में, लोक भाषा में, मराठी में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी, हर भाषाओं में हुआ जो लोक जीवन की भाषा थी। तो भक्ति काल में 3 कवि पढ़ने हैं, कबीर, सूरदास और तुलसीदास, जो आपको नोट्स में दिए जाएंगे। आपको इसमें कोई परचेज नहीं करना, कोई खरीदना नहीं। अब कबीर के 200 पद में से जो इम्पोर्टेंट 40 पद होंगे वही पढ़ना। ऐसा नहीं कि पूरे 200 पद को आप याद कीजिए, इसको याद नहीं करना। जो नोट्स में इम्पोर्टेंट 40 पद दिए जाएंगे उसी को एक बार पढ़ना है, रटना भी नहीं है। 40 पद, ये नहीं सोचे कि हमको 40 कविताएं याद करनी है, वो करना नहीं। केवल एक बार जो इम्पोर्टेंट पद है उसका अर्थ जान लेना, यानी 40 पदों का अर्थ, मीनिंग जानना है। ठीक उसी तरह से सूरदास में लगभग 40 पद दिए जाएंगे इम्पोर्टेंट, उसी के मीनिंग जानने, यानी सूरदास कहना क्या चाहते हैं, याद नहीं करना है। इसका एक बार मीनिंग समझ लेना है कि कवि कहना क्या चाहते हैं अपनी भाषा में। और अयोध्या कांड में भी कुछ इम्पोर्टेंट होंगे जो बताए जाएंगे, और उसका अर्थ जान लेंगे कि तुलसी कहना क्या चाहते हैं। और ठीक वैसे ही उत्तर कांड में, यानी जब भक्ति काल आप पढ़ रहे हैं तो इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है और व्यवहारिक स्तर पर जो कविताएं हैं, दोनों को एक साथ पढ़ना है, और एक साथ पढ़ते हुए एक साथ नोट्स बनाने। तो जो आपकी कॉपी होगी, सबसे पहले अपने आदिकाल लिखा, पढ़ा, और फिर पढ़ते हुए इसको क्या देखना है कि विगत सालों में प्रश्न क्या पूछे गए, इसको भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है टॉपिक वाइज, तो आपने आदिकाल पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन देखने के बाद सोचा कि भाई आखिर क्या और क्यों पूछे गए हैं, और मेरे नोट्स में हैं कि नहीं, और हम थोड़े बहुत लिख पा रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद भक्ति काल पर आए, और भक्ति काल में भक्ति काल की विशेषता, भक्ति होती क्या है, भक्ति क्यों की जाती है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब तो सोचना ही है। और साथ साथ इनके साथ साथ हम लोग क्रम से कबीर, सूरदास और तुलसीदास को भी कॉपी में लिखेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा जो टॉपिक है, यानी ये जो कविता का इतिहास की जो कॉपी बना रहे हैं आप, तीसरा जो टॉपिक है वो है रीति काल। काल का मतलब समय, यानी जो तीसरा टॉपिक है जो आपको क्रम से पढ़ना है, यानी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ें कि सुविधा हो समझने में। तो सबसे पहले आपने आदिकाल पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, और भक्ति काल के 3 कवियों को पढ़ा। इसी क्रम से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा रीति काल है, और रीति काल का मतलब है 1650 से 1850। हम लोग टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं
कि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे पढ़ें, कैसे कैसे कॉपी में नोट्स बनाएं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो रीति काल का है। काल का मतलब समय से है और रीति एक पद्धति विशेष है और ये 200 वर्षों में लिखा गया। और ये जानते हैं कि सामान्यतः रीति काल का जो समय है वो शाहजहां के बाद का है। शाहजहां से लेकर के बहादुर शाह जफर सेकंड तक, यानी 1857 तक ये पढ़ना है। और इस काल में रीति काल की कविता की विशेषता जाननी है। कविता की विशेषता, कविता रटना नहीं है, कविता की विशेषताओं को जानना है। और यहाँ भी रीति काल में व्यवहारिक स्तर पर कोई कवि आपको नहीं पढ़ना है। अगर सिविल सेवा का कोर्स होता तो रीति काल में बिहारी को पढ़ना होता। तो आप सिविल सेवा नहीं, आप तो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर केवल रीति काल से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, उसको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है, इसी तरह से कॉपी में लिखना है। अगला टॉपिक है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग और इसी के साथ साथ द्विवेदी युग। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। रीति काल के बाद जिस टॉपिक को पढ़ना है वो क्या है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी और द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918 ईस्वी। तो इस दौर में जो कविताएं लिखी गई उसके बारे में जानना है। यानी जो पहली कॉपी आपने बनाई है वो कविता खंड की बनाई है, जो सबसे सरल पार्ट है। और यहीं से आपको प्रारंभ करना है। आदि काल, फिर भक्ति काल, फिर उसके बाद रीति काल, फिर उसके बाद भारतेंदु काल या भारतेंदु युग और दूसरा द्विवेदी युग। तो चौथा चैप्टर हुआ ये। और फिर उसके बाद पांचवा चैप्टर है और वो है छायावाद। कविता के इतिहास में जो पांचवा चैप्टर है उसको हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। इसी ऑर्डर में पढ़ना है। छायावाद का समय है, छायावाद क्या होता है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी समय जानिए 1918 से 36 का समय। आपसे कोई पूछे कि छायावाद का काल क्या है? वाद का मतलब विचार, जैसे गांधीवाद कहते हैं तो गांधी के विचार। तो छायावाद, वाद का मतलब क्या होता है? विचार से। तो छायावाद का समय क्या है? 1918। इसी को गांधीवाद भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी भी इस समय सक्रिय हैं राजनीति में। 1917 चंपारण से गांधी जी एक्टिव हैं मास मूवमेंट के साथ। तो यही दौर है छायावाद का भी, 1917-18 यानी चंपारण के बाद। तो छायावाद को हम सरल अर्थों में गांधीवाद भी कह सकते हैं। और ये समय है 1918 से 36, यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर की जो कविताएं हैं। और इसमें जो व्यवहारिक स्तर पर जो पढ़ना है आपको, इन्हीं के साथ आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद नाम के एक कवि को। जयशंकर प्रसाद नाम के कवि को। आप जानते हैं कि आपके कोर्स में 6 कवि हैं, जिसमें से 3 कवि भक्ति आंदोलन के हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट कालखंड यही है। तो विद्यार्थी को ज़्यादा ध्यान, अगर भक्ति काल और छायावाद आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब है कि 80% कविता का सिलेबस आपने पूरा कर लिया 2 चैप्टर्स। तो छायावाद या गांधीवाद में जो कवि पढ़ने हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद बनारस के, काशी के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं। और इनकी एक कविता है कामायनी। इनकी कविता क्या है? कामायनी, जो एक महाकाव्य की गरिमा के साथ लिखी गई है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब अध्याय है। कामायनी 1936 में लिखी गई, 1935-36 में ये लिखी गई है। और इसमें 15 अध्याय हैं, 15 सर्ग कविता में है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो आपको पूरा 15 सर्ग नहीं पढ़ना है बिहार लोक सेवा आयोग में, मात्र 4 सर्ग पढ़ना है। 4 सर्ग पढ़ना है। सर्ग का मतलब क्या होता है? चैप्टर, अध्याय। तो कामायनी रचना कब लिखी गई? 1935-36 में लिखी गई।
याद कीजिए, ये दौर है गांधीवाद का, ये दौर है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रखर समय है। तो इसलिए इन कविताओं में क्या लिखा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन ही लिखा जाएगा। आपसे कोई पूछे कि कामायनी का मुख्य विषय क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जी राष्ट्रीय आंदोलन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के समय का है। तो कामायनी पढ़ना है और आपको इसको परचेज भी नहीं करना है, ये नोट्स में मिलेगा। और इसका भी जो इम्पोर्टेंट है उसका अर्थ जान लेना है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं इनका अर्थ जानना है, रटना नहीं है। कविताओं को रटने की जरूरत नहीं है। जयशंकर प्रसाद जो बनारस के रहने वाले हैं, कामायनी उनकी रचना है, पॉपुलर रचना है, और इसमें ये छायावाद की रचना है। और इसी तरह से एक और कवि हैं छायावाद के, उनका नाम है निराला। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये नाम है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं आपको पढ़नी है। पहली कविता है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, और दूसरी कविता है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। 2 कविताएं पढ़नी है। निराला का जन्म तो वैसे बंगाल में हुआ, लेकिन इनका जीवन यापन इलाहाबाद में गुजरा। तो इनकी 2 कविताएं हैं। सरोज इनकी बेटी का नाम है, पुत्री का नाम है, उनका निधन हो गया था। तो निधन के बाद, स्मृति मतलब याद करके, सरोज जो पुत्री हैं उनका निधन हो गया, और उस निधन के बाद उनकी याद में जो कविता लिखी गई उसका शीर्षक क्या पड़ा, सरोज स्मृति। और ये 1935 में लिखा गया है, 1935 में। और राम की शक्ति पूजा 1936 में, 1 साल के बाद। दोनों बहुत लोकप्रिय रचना है निराला की। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज पुत्री के निधन के बाद उनकी स्मृति में शोक गीत लिखा गया 1935 में, और राम की शक्ति पूजा। तो ये दोनों रचनाएं छायावाद की हैं। यानी भक्ति काल के ये 3 कवि और छायावाद के 2 कवि, जयशंकर प्रसाद और निराला आपके कोर्स में हैं, और छायावाद की 3 रचनाएं कोर्स में है, कामायनी, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। तो इम्पॉर्टेंट हो गया भक्ति काल और छायावाद, जो 5वां चैप्टर। इसके बाद जो 7वां चैप्टर है, इसी ऑर्डर में पढ़ना है। कई बार आप सवाल पूछते हैं कि किस तरह से पढ़ें, तो सबसे पहले कविता का इतिहास, ये कॉपी बनाया और इस कॉपी में क्रमबद्ध रूप से लिखा, क्रम से लिखा। सबसे पहले आदिकाल, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तब भी आदिकाल सबसे पहले पढ़ें, फिर भक्ति काल पढ़ें। भक्ति काल के 3 कवियों को साथ में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रीतिकाल, फिर उसके बाद भारतेंदु युग, फिर उसके बाद 5वां जो चैप्टर है वो है छायावाद। 7वां जो चैप्टर है वो है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। 7वां चैप्टर क्या है, प्रगतिवाद। ये सब हम लोग कविता के डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं, 700 ईस्वी से। 700 ईस्वी से क्रम से कैसे कैसे कविता का विकास हुआ, ये सैद्धांतिक पक्ष है। प्रगतिवाद आपसे कोई पूछे तो ये भी कविता का आंदोलन है, जो 1936 के बाद, 1936 से 43, 1943, प्रगतिवाद का जो दौर है, 1936 में कथा सम्राट प्रेमचंद ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की लखनऊ में, और वहीं से प्रगतिवाद का घोषणा पत्र माना जाता है, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक विकास माना जाता है। तो ये समय है 1936 से 43। ये समय है मजदूर आंदोलन का भी, किसान आंदोलन का भी, और यही वो दौर है भारत छोड़ो आंदोलन का भी, 1942 का भी। तो प्रगतिवाद के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन गांव तक पहुंचता है। तो प्रगतिवाद की कविताएं, ये 6ठा टॉपिक। 7वां टॉपिक है जिसको आप क्रम से पढ़ेंगे, वो होगा प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोगवाद। 7वां जो टॉपिक है वो है प्रयोगवाद। स्मरण हो कि ये हम लोग कविता के डेवलपमेंट को अलग अलग टॉपिक में पढ़ रहे हैं। यानी
नहीं, इसमें कोई नहीं पढ़ना। अगर प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक पक्ष ही केवल पढ़ना है, इसका व्यवहारिक पक्ष बीपीएससी में नहीं पढ़ना है। अगर सिविल सेवा का कोर्स होता तब इसमें नागार्जुन को पढ़ना होता। तो यहाँ पर हम लोग, आपका पाठ्यक्रम काफ़ी छोटा है, तो व्यवहारिक पक्ष में यानी ये जो सिद्धांत है उसके आधार पर जो कविताएं लिखी गई उसमें केवल आपको पढ़ना है अभी भक्ति काल और छायावाद, और बाकी का केवल सैद्धांतिक पक्ष जानना है, प्रयोगवाद। और यहाँ भी केवल सैद्धांतिक पक्ष जानना है और इसके प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद का नाम आते ही एक कवि का नाम आता है, उनका नाम है अज्ञेय। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये पढ़ना है सच्चिदानंद, लेकिन इनको पढ़ना नहीं है, इनकी कविताओं को नहीं पढ़ना है। लेकिन प्रयोगवाद के जनक कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? जी अज्ञेय है। अज्ञेय ये साइंस ग्रेजुएट हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट पर बल दिया। तो प्रयोगवाद, और इसका समय क्या है? 1943 से 1951। तो प्रयोगवाद अगले टॉपिक में क्रम से ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल की कविताएं, फिर उसके बाद रीति काल के बाद भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद, छठा टॉपिक प्रगतिवाद और सातवां टॉपिक प्रयोगवाद आपने पढ़ा। इसके बाद जो आठवां टॉपिक होगा, आठवां टॉपिक वो होगा नई कविता। आठवां टॉपिक है नई कविता। नई कविता का मतलब है कि भारत अब आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र भारत की जो कविता लिखी गई, स्वतंत्र भारत में जो कविता लिखी गई, उस कविता धारा का नाम क्या था? नई कविता आंदोलन, न्यू पोएट्री, नई कविता आंदोलन। और इसमें व्यवहारिक स्तर पर एक कविता आपको पढ़नी है, वो है मुक्ति बोध की कविता, और ये कविता है अंधेरे में। कविता का शीर्षक क्या है? अंधेरे में। तो जो आठवां टॉपिक है वो नई कविता का टॉपिक है, और ये आज़ादी के बाद का आंदोलन है, और इसका सामान्य रूप से समय है 1951 के बाद, 1951 के बाद। तो आपसे कोई पूछे कि नई कविता क्या है, तो आप सामान्यतः कहेंगे कि जी स्वतंत्र भारत की कविता है, 1951 के बाद की कविता है। और इसके जो कवि बिहार पीसीएस में पढ़ने हैं वो हैं मुक्ति बोध, और मुक्ति बोध की कविता का शीर्षक क्या है? अंधेरे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी आप सामान्य रूप से ये जाने कि जहाँ भी सिद्धांत और व्यवहार दोनों है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसको ध्यान से पढ़ लेना। यानी आपके कोर्स में 6 कवि कौन कौन हुए? 3 भक्ति काल के कवि, 2 छायावाद के कवि और 1 नई कविता के कवि। उनका नाम क्या है? मुक्ति बोध। और यहाँ इनका कविता है अंधेरे में, अंधेरे में कविता है, तो इसको पढ़ना है। तो अंधेरे में भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं, यानी कविता के इतिहास में आप कुछ भी नहीं खरीदना है। और ये क्वेश्चन बैंक प्रश्न पत्र प्रारूप आपको मिला होगा, तो प्रश्नों को भी देखना है कि आखिर इस टॉपिक में क्या प्रश्न पूछे गए। जो 9th टॉपिक है, 9वां जो टॉपिक है, उसको आप कहेंगे साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता। इसके बाद जो आप नोट्स बनाएंगे उसका क्या नाम होगा? साठोत्तरी कविता, 1960 के बाद। साठोत्तरी अपने नाम, यानी पोस्ट 60s में जो कविता लिखी गई उसको क्या कहा गया? साठोत्तरी कविता कहा गया। और फिर 10वां जो टॉपिक है वो है समकालीन कविता। समकालीन कविता, समकालीन का मतलब है 1980 के बाद से लेकर आज तक जो कविता लिखी जा रही है, यानी अब 2021-22 तक जो कविता लिखी गई उसका नाम क्या पड़ा? समकालीन कविता। तो इसका मतलब ये है कि कविता का इतिहास और 6 कवि, इतना आप कर लेते हैं तो यहीं से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। यानी कुल 12 प्रश्नों में से 6 से अधिक प्रश्न आपको कविता के इतिहास और सेकंड खंड में जो कवि हैं, ये जो व्यवहारिक कवि हैं, ये सब खंड ख में क्वेश्चन आएंगे। और सैद्धांतिक पक्ष का क्वेश्चन कहाँ आएगा? खंड क में। यानी आपने शुरू में देखा है कि खंड क और खंड ख में विभाजित है। तो कविता को एक जगह लिखना है, खंडों के हिसाब से नहीं।
पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से, यानी कविताओं को, कविता के सैद्धांतिक पक्ष को, और कवि जो व्यवहारिक स्तर पर जो कवियों ने लिखा है उसको एक साथ हम लोग कॉपी बनाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे, उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो ये 10 टॉपिक, तो जो भी प्रारंभ करना चाहते हैं वो कविता से प्रारंभ करेंगे, आसान रहेगा पढ़ना। तो इस तरह से 10 टॉपिक हैं कविता के इतिहास में, और इसके साथ साथ 6 कवियों को भी क्रम से आपने पढ़ लिया है। दूसरी जो कॉपी बनाएंगे आप, और इस क्रम से, वो होगा भाषा खंड का। दूसरी कॉपी आप बनाएंगे किसकी? भाषा खंड की। आपको 3 अलग अलग स्वतंत्र कॉपी बनानी है, जिसमें पहली कॉपी आपने बनाई और उसी तरीके से पढ़ा, तो आप दूसरे खंड में भाषा भी पढ़ सकते हैं। भाषा खंड, और भाषा खंड का जो प्रारंभ होता है वो होता है अपभ्रंश से, और बहुत आसान है। भाषा खंड का जो प्रारंभ होगा वो होगा अपभ्रंश भाषा से। संस्कृत से इसका विकास हुआ है, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, और फिर उसके बाद अपभ्रंश भाषा। ये लोक भाषा है। ये कैसी भाषा है? लोक जीवन की भाषा थी। लोक जीवन यानी आम आदमी की भाषा थी। फिर उसमें साहित्य भी लिखा गया, और इसका समय है 500 ईस्वी से 900 ईस्वी। 500 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच जो जनता की भाषा थी, उस भाषा का नाम क्या पड़ा? अपभ्रंश पड़ा। तो यहाँ से प्रारंभ होता है। और ये जो भाषा है, इसमें आदिकाल में, जो आपने कविता पढ़ी थी, आदिकाल में धार्मिक रचनाकारों की ये भाषा है, रचनाकारों की भाषा। उदाहरण के लिए कहा जाए, सरहपा नाम के एक कवि हैं, सरहपा नाम के एक रचनाकार हैं आदिकाल में। तो आदिकाल में सरहपा की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। तो भाषा खंड सब में कुछ न कुछ रिलेशन है। तो भाषा खंड का प्रारंभ कहाँ से होता है? अपभ्रंश से होता है। अपभ्रंश की विशेषता आपके कोर्स में है, पढ़ना है, तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। भाषा, अब ये जान लीजिए कि भाषा खंड, भाषा का मतलब क्या है? भाष प्लस आ ये सफिक्स है। इसका मतलब होता है संवाद, इसका मतलब होता है संप्रेषण, इसका मतलब होता है डायलॉग, यानी अपनी बात, यानी अपनी बात आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये जो पहुंचाने का जो माध्यम है उसी को भाषा कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाषा का मतलब क्या है, तो भाषा क्या है? एक माध्यम है अपनी बात को ट्रांसफर करने का। जो भाषा आपको पढ़ना है, जैसे आपकी संपर्क भाषा। अब ये भाषा कई प्रकार की हो सकती है। संपर्क भाषा हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है। आप माँ से सीखते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं, तब वो क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो संपर्क भाषा हो गई। ठीक उसी तरह से हम लोग राष्ट्र भाषा की बात करेंगे कि राष्ट्र को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जो व्यक्त करे तो उसको राष्ट्र भाषा कहेंगे। राजभाषा कह सकते हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कार्यालय में प्रयोग होती है भाषा पठन पाठन के लिए, तब उसको ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब जो राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करे और राष्ट्र की, गांधी जी ने कहा था कि अगर राष्ट्र एक है तो राष्ट्रभाषा एक होगी। तो भाषा आप समझ गए, भाषा का मतलब क्या हुआ? भाषा का मतलब है अपनी बात आप ट्रांसफर करते हैं। कई बार तो आपको इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज की बात होती है कि शारीरिक भाषा क्या है, तो ये भी एक तरह की भाषा है। आप चुपचाप हैं तो आपकी शारीरिक अभिव्यक्ति भी कुछ बोलती है। कई बार मौन की भी भाषा होती है।
कोई व्यक्ति मौन है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बात तो नहीं ट्रांसफर कर रहा, तो मौन की भी भाषा होती है। लेकिन आपके कोर्स में पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू होनी है? लोक जीवन की एक भाषा है, सरहपा की भाषा, और ये अपभ्रंश के ग्रामर से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। इसी के साथ साथ आपको हिंदी की बोलियों को भी पढ़ना है। ये सब हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे, इस कॉपी में लिखेंगे। हिंदी की बोलियों को पढ़ना है। आप जानते हैं कि हिंदी क्षेत्र की कई बोलियां हैं, जैसे राजस्थान में कुछ बोली होगी, बिहार में कुछ बोलियां होंगी, उत्तर प्रदेश में कुछ बोलियां होंगी। तो ये नाम जानना है, सबके बारे में डिटेल नहीं जानना है। ऐसी करीब 18 बोलियों का नाम जानना है। हिंदी की बोलियां यानी हिंदी ग्रुप में क्षेत्र के हिसाब से जो बोलियां हैं उसमें 18 का नाम जानना है। आपने सुना होगा कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। कोस, हर कोस पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और 4 कोस पर क्या होता है, थोड़ा बोली भी बदल जाती है। तो अनेक बोलियां हैं, लेकिन इन अनेक बोलियों में 18 बोलियों का नाम जानना है। तो ये सब भाषा खंड में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार लिपि के बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट। और आपकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी। तो भाषा खंड में हम लोग इसको पढ़ेंगे, देवनागरी लिपि को। यानी लिपि और भाषा में डिफरेंस क्या है कि भाषा हम सुनते हैं और जो दिखाई दे रहा है वो लिपि। यानी लिपि क्या है? दृश्य माध्यम है। दृश्य माध्यम देखते हैं। यानी भाषा को अगर हम निश्चित सिंबल दे देते हैं तब उसको लिपि कहते हैं। मान लिया आपने कलम बोला और फिर कलम लिखा, यानी जो हम बोलते हैं उसको अगर हम निश्चित सिंबल दे दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है वो लिपि है, और जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? भाषा है। तो भाषा आप कानों से सुनते हैं, लिपि को आप आंखों से देखते हैं। तो जो आपकी लिपि है, बहुत सारी लिपियां हैं। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि है जो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो अलग अलग भाषाओं को देवनागरी लिपि में जब हम लिखते हैं, उसी को आपके कोर्स में पढ़ना है कि देवनागरी लिपि की क्वालिटीज़ को बताइए और इसके लिमिटेशन को बताइए, यानी इसके गुण और दोष बताइए। क्या इसका गुण है, क्या इसकी पॉजिटिव बातें हैं और क्या इसकी नेगेटिव बातें हैं। तो ये सब आपको भाषा खंड में पढ़ना है। हिंदी की बोलियों को पढ़ना है। फिर उसके बाद हिंदी की बोलियों में 3 बोलियों को ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। क्या होगा? अवधी को, ब्रज को और खड़ी बोली को। नाम तो जानना है 18 का, लेकिन डिटेल पढ़ना है अवधी, ब्रज और खड़ी बोली को। यानी 3 बोलियों को हमको विस्तृत रूप से पढ़ना है। इसमें करीब 12 प्रश्न बनते हैं। तो 12 प्रश्न बनते हैं तो 50 पेज या 80 पेज की कॉपी में ये काम हो जाता है। बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है भाषा खंड का, जहाँ से आपको कुल क्वेश्चन कितने मिलते हैं? इन 12 प्रश्नों में आउट रहता है, इनमें से 3 प्रश्न मिलने ही मिलने। कुल 12 प्रश्न बनते हैं, उसमें से आपको 3 प्रश्न लगभग आउट होते हैं। तो ये पढ़ना है, यानी दूसरी कॉपी आपको क्या बनानी है? भाषा खंड की। और भाषा खंड में हम लोग अपभ्रंश से पढ़ना शुरू करेंगे 500 ईस्वी से। फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे अवधी, ब्रज और खड़ी बोली को, लिपि को, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को। तो तीसरी कॉपी बनानी है गद्य खंड। गद्य खंड 3 अलग अलग कॉपियां। आप चाहें तो सबसे पहले कविता खंड पढ़ें, फिर गद्य खंड पढ़ें, फिर लास्ट में भाषा खंड पढ़ सकते हैं। तो कविता खंड आपने पढ़ा। अब गद्य खंड के भी 2 भाग हैं। एक तो सैद्धांतिक पक्ष इसका और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। जैसे कविता में आपने देखा था सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, ठीक उसी तरह से गद्य खंड को भी एक साथ पढ़ेंगे। सैद्धांतिक पक्ष को भी पढ़ेंगे और फिर व्यवहारिक पक्ष को भी पढ़ेंगे। गद्य खंड में सबसे पहले आप
कहानी को पढ़ना शुरू करें। बहुत आसान है। सबसे पहले आपने सैद्धांतिक पक्ष में कहानी को पढ़ा, और कहानी का सैद्धांतिक पक्ष में क्या पढ़ेंगे कि कहानी क्या है, कैसे विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। यानी 19वीं और 20वीं सदी में आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी के प्रथम दशक से इसका प्रारंभ होता है और आज तक 21वीं सदी तक, 2022 तक कहानी का क्या क्या डेवलपमेंट होता है। और कहानी में जो मुख्य नाम है उनका नाम है प्रेमचंद। तो कहानी क्या होती है, कहानी का डेवलपमेंट क्या होता है, कहानी कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ना है सैद्धांतिक पक्ष में, थ्योरी कहानी के बारे में। और व्यवहारिक पक्ष में आपके कोर्स में लगा हुआ है मानसरोवर भाग 1, तो इसको खरीद लेना है। ये बुक खरीदनी है आपको। कविता खंड में कुछ भी नहीं खरीदना है, भाषा खंड में कुछ भी नहीं खरीदना है। यहाँ से पर्याप्त आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आप क्लास नोट्स भी लिखेंगे और प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। गद्य खंड में ये किताब खरीदनी है, मानसरोवर भाग 1। और ये किसकी रचना है? प्रेमचंद, जिनको कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद, आप जानते हैं कि प्रेमचंद का 1880 में जन्म हुआ है, 1936 में निधन हुआ। और आप लम्ही, बनारस के पास लम्ही गांव के थे। प्रेमचंद बनारस के पास लम्ही गांव के रहने वाले थे और इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। हिंदी में सबसे ज़्यादा कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, 300 प्लस कहानी, जो मानसरोवर के कई खंडों में विभाजित है। इसमें से भाग 1 में जो संकलित कहानियां हैं, और कम से कम 5-6 जो इम्पोर्टेंट कहानी है, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेना है। हो सकता है आप सारी कहानियां न पढ़ पाएं, लेकिन आप वैसे एक कहानी पढ़ने में आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन आप 5-6 इम्पोर्टेंट कहानियों को पढ़ लेना है। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि इनमें सबसे सर्वोत्तम कहानी कौन सी है, सबसे अच्छी सर्वोत्तम कहानी कौन है, ऐसे सवाल होंगे। प्रेमचंद कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो कोई विद्यार्थी मान लिया कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेना चाहता है, तो वो कहानी को ही पढ़ के, जैसे मान लिया कि किसी ने कफन कहानी पढ़ा, आप पढ़ के देखिए समझ में आता है कि नहीं। आपने पूस की रात पढ़ा, समझ में आता है कि नहीं, आधे घंटे लगेंगे। और वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कहानियों के बारे में। ईदगाह पढ़ा, समझ में आया कि नहीं, ईदगाह। सदगति पढ़ा। तो इस तरह से आप 1-2 कहानियों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक कहानी पढ़ने में लगभग कितना समय लग जाएगा? 25 से 30 मिनट समय लगेगा और एक बार में समझ में आ जाएगा। तो किसी को ये रुचि बनानी हो कि हिंदी साहित्य की रुचि है या नहीं, तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो प्रेमचंद की कहानियों से भी कोई प्रारंभ कर सकता है। तो कहानी होती क्या है, कहानी का डेवलपमेंट क्या है, ये सैद्धांतिक पक्ष है। और इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ लेंगे? प्रेमचंद की कुछ कहानियां जो आपके कोर्स में है, और मानसरोवर भाग 1 ये किताब खरीदना है। दूसरा, उपन्यास। गद्य की दूसरी विधा क्या है? उपन्यास। और यहाँ भी सैद्धांतिक पक्ष में आपको क्या जानना है कि उपन्यास किसे कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ नोवेल क्या हैं, उपन्यास के तत्व क्या हैं, और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है। तो उपन्यास का विकास, उद्भव और विकास, ऐसे लिखा हुआ आपके कोर्स में, उपन्यास का उद्भव और विकास। तो ये इसके गद्य खंड में पढ़ना है। और उपन्यास के प्रकार क्या होते हैं, और इसी में 2 उपन्यास आपको पढ़ना है व्यवहारिक पक्ष में। एक तो गोदान, जो खरीदना भी है, और ये प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमचंद का गोदान, ये आपको खरीदना है। और दूसरी किताब है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है, भाग 1 और भाग 2। और आप अच्छी समझ के लिए दोनों भाग पढ़ लीजिए, भाग 1 भी और भाग 2 भी।
और शेखर एक जीवनी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अज्ञेय। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपने इनको प्रयोगवाद में भी पढ़ा है, प्रयोगवाद कविता में भी, और इन्होंने उपन्यास भी, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे अज्ञेय ने, शेखर एक जीवनी। तो आपके कोर्स में एक कहानी और 2 उपन्यास पढ़ने हैं, तो ये तीनों किताब खरीदनी है व्यवहारिक पक्ष पर। और जो तीसरा है नाटक एवं रंगमंच, नाटक एवं रंगमंच का सैद्धांतिक पक्ष, नाटक एवं रंगमंच गद्य खंड में क्या पढ़ना है, नाटक एवं रंगमंच का सैद्धांतिक पक्ष। नाटक होता क्या है, नाटक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, रंगमंच का डेवलपमेंट कैसे हुआ। और आप जानते हैं कि हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो नाटक और रंगमंच इसका सैद्धांतिक पक्ष है। और इसके व्यवहारिक पक्ष में 2 नाटक, अंधेर नगरी किनका है, भारतेंदु, भारतेंदु का, और दूसरा चंद्रगुप्त, ये किनका है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो 2 नाटक, अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो आपको कौन कौन सी किताब खरीदनी है, सबसे पहली किताब मानसरोवर भाग 1, दूसरी किताब गोदान, तीसरी किताब शेखर एक जीवनी, और चौथी किताब चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी नहीं खरीदना है, अंधेर नगरी आपको नोट्स में मूल किताब ये मिलेगा, तो अंधेर नगरी नहीं, उसकी जगह पर आप चंद्रगुप्त जो जयशंकर प्रसाद की किताब है इसको खरीदना। यानी आपको अभी तक 4 किताबें खरीदनी हैं। कविता में कोई किताब नहीं खरीदनी है और भाषा खंड में कोई किताब नहीं खरीदनी। चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी कविता खंड में आपने पढ़ा है, नाटक और रंगमंच। तो गद्य में क्या क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं रंगमंच, और तीसरी विधा है, चौथी विधा है, वो है निबंध। निबंध, चौथी विधा गद्य में क्या है, निबंध। अब इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आपने 3 कॉपी बनाई, कविता और 6 कवियों की, दूसरा भाषा खंड की और तीसरा गद्य खंड की। और गद्य खंड में ये क्रम से बना सकते हैं, और छोटी छोटी कोई कॉपी बनाए तो कहानी और उपन्यास एक साथ बना सकते हैं, नाटक और रंगमंच एक साथ। निबंध, निबंध में एक किताब खरीदनी है, उसका नाम है चिंतामणि भाग 1। ये किताब है चिंतामणि भाग 1, निबंधों की किताब। और ये निबंध किसने लिखे हैं, सारे निबंध शुक्ल जी ने लिखे हैं। शुक्ल जी का पूरा नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किताब लिखे चिंतामणि भाग 1। और इस किताब के 10 निबंध आपके कोर्स में हैं, तो आप चाहें तो क्रम से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो प्रश्नों के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप सिलेक्टिव हो सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो निबंध, और इसके बाद आलोचना। आलोचना, आलोचना में केवल सैद्धांतिक पक्ष पढ़ना है, व्यवहारिक में कोई किताब आलोचना की नहीं है, आपके कोर्स में है। तो आलोचना का विकास पढ़ना है, आलोचना का उद्भव और विकास। तो ये हुआ गद्य खंड। तो गद्य खंड में मूलतः 5 सब हेड हैं, 5 उपशीर्षक हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक और रंगमंच, निबंध और आलोचना। ये 5, जिसमें से व्यवहारिक स्तर पर आपको खरीदना है कौन कौन सी किताबें, मानसरोवर भाग 1, गोदान, शेखर एक जीवनी, चंद्रगुप्त और चिंतामणि भाग 1। ये किताब है, ये टोटल किताब है। अब इसमें से सेलेक्टिव हो सकते हैं। इसमें से जब हम लोग तैयारी करेंगे 67 के लिए, 68 के लिए, तो इसके लिए मूलतः क्या हम लोग छोड़ दें या किस पर कम ध्यान दें और किस पर अधिक ध्यान दें। तो अगर आप देखें तो गोदान तो पढ़ना ही है, सबको पढ़ना है। मानसरोवर की कुछ 4-5 कहानियां पढ़नी है, और इस पर जो फोकस करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, नाटक और रंगमंच। आसान भी है, अंकदायी भी, और दोनों नाटक पढ़ लेना है अच्छे से। गोदान को अच्छे से पढ़ लेना है, मानसरोवर भाग 1 को अच्छे से पढ़ लेना है। आप चाहें तो चिंतामणि पर कम ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 स्वतंत्र कॉपी बनानी है। पहली कॉपी क्या है, कविता और 6 कवियों की।
दूसरी कॉपी आपने बनाई, एक जगह लिखा भाषा खंड की और तीसरी कॉपी गद्य खंड की। अब किसी भी रचना को कैसे पढ़ें, जैसे मान लिया कि आप भक्ति काल के किसी कवि को पढ़ रहे हैं, मान लिया आपने कबीर को पढ़ना शुरू किया या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ें, किन किन बातों का ध्यान दें। या आपने मान लिया कि आप गोदान पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ें, तो इसको समझ लेते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले रचनाकार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कबीर को पढ़ रहे हैं तो कबीर थे कौन, थोड़ी सी प्राइमरी जानकारी, शोध नहीं करना है। कबीर कब थे, कहाँ के थे, एक दो इन्फॉर्मेशन है तो आपने समझा। मान लिया कोई व्यक्ति कबीर पढ़ रहा है तो वो जानना चाहिए कि भाई ये तो बनारस में थे, कहाँ रहते थे और कब थे, तो कहेंगे जी 15वीं सदी में थे। अब गोदान पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि भाई कब गोदान लिखा गया, 1936 में लिखा गया। किसने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा। प्रेमचंद कहाँ थे, तो बनारस में थे। इतनी एक सामान्य सी जानकारी। सामान्य सी जानकारी से फायदा क्या होगा कि उस समय की समस्या का पता चलेगा कि 15वीं सदी में समस्या क्या थी। कोई कहे कि 1936 में लिखा गया तो उस समय क्या प्रॉब्लम रहा होगा, औसत रूप से, मैथमेटिकल रूप से नहीं, औसत रूप से क्या समस्या रही होगी। जैसे प्रेमचंद के सामने आज़ादी, हम लोग गुलाम थे, तो उसकी समस्या रही होगी। कबीर के सामने समस्या रही होगी फ्यूडल स्ट्रक्चर की, सामंती व्यवस्था, धर्म का पाखंड, ये सब कुछ समस्याएं रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहली बात क्या जाना कि वो कहाँ का व्यक्ति है, कब का व्यक्ति, रचनाकार कब का। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे दूसरी बात जो जानना चाहिए, जिसको हम कहते हैं संवेदना पक्ष। इसी का साहित्यिक शब्दावली क्या है, संवेदना, या इसी को कहा जाएगा कि विषय क्या है, या इसी को कहा जाएगा कि समस्या क्या है, या इसी को कहा जाएगा कि कथ्य क्या है, या इसी को कहा जाएगा विचार क्या है। तो ऐसे कई नाम हो सकते हैं, इसमें पॉपुलर नाम क्या है, संवेदना। तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और संवेदना का मतलब है कि वो कवि कहना क्या चाहता है, यानी इसके दो भाग हैं। एक तो क्या कहा है, क्या कहते हैं, और दूसरा क्या कहना चाहते हैं। तो ये दो भाग में हमको जानने की कोशिश करनी है अच्छे अंक के लिए। कैसे पढ़ें, तो कबीर को पढ़ें, भाई कहा क्या है। जैसे कबीर ने कहा कि हिंदू कहत हैं राम हमारा। आपने सुना एक कविता के, हिंदू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, मुसलमान रहमाना, ये कबीर ने कहा। हिंदू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत, मरम न कोई जाना। आपस में दो, दो मतलब दोनों, लड़े मरत हैं, आपस में लड़ मरते हैं। उस समय भी लड़ मरते थे, आज भी लड़ मरते हैं। मरम न कोई जाना। अब ये कबीर ने कहा, आपने पढ़ लिया, आपके कोर्स में है। गोदान में प्रेमचंद ने कुछ कहा, तो ये कहा हिंदू कहते हैं राम हमारा। आपने सरल अर्थ समझ लिया कि हिंदू राम कहते हैं, मुसलमान रहमान कहते हैं अपने भगवान को। आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन राम और रहमान का मीनिंग नहीं जानते। तो ये कहा, कहना क्या चाहते हैं। अब आपको सोचिए कि कहना क्या चाहते हैं, कि आपस में लड़ मर जाइए, नहीं, कहना चाहते हैं कि नहीं आपस में प्रेम से रहिए, यही कहना चाहते हैं। यानी कबीर कहना चाहते हैं कि राम और रहमान एक ही संदेश देते हैं। वो संदेश क्या देते हैं, सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कबीर की मर्म कोई नहीं समझ रहा, लड़ने की जरूरत क्या है, सारे रास्ते एक ही दिशा में जाते हैं, रास्ते केवल अलग अलग। तो जब रास्ते अलग अलग हैं और रास्तों के लिए जो लड़ाई है, तो कबीर चाहते हैं कि ये लड़ाई समाप्त हो।
तो हमको कोई भी चीज पढ़ते हैं तो दो चीज जानकारी होनी चाहिए, एक तो क्या कहा है और दूसरा क्या कहना चाहते हैं। तो ये दोनों समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हिंदी में अच्छे अंक मिलेंगे, और इसी पर अंक मिलते हैं क्या कहना चाहते हैं। किसी विद्यार्थी ने क्या कहा है केवल यही लिखा तो उसको अंक कम मिलेंगे, लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं जी ये कहा है और ये कहना चाहते हैं, अगर दोनों लिखेगा तो उसको अंक ज़्यादा मिलेंगे। तो हम लोगों ने ये दोनों समझना है, कोई भी विषय आप समझते हैं। और तीसरी बात समझना है कि इसकी भाषा क्या है, भाषा के बारे में जानना है, कैसी भाषा में लिखा, कैसे लिखा, ये क्या कहा और कैसे कहा, कैसे कहा कैसे लिखा, तो भाषा भी जानने कि किस भाषा में बात कर रहे हैं। अगर मान लिया कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तुलसीदास तो हम समझेंगे जी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। कोई पढ़ रहा है सूरदास तो किस भाषा में लिखा, ब्रज भाषा में लिखा। कबीर तो मिश्रित भाषा में लिख रहे हैं, तो भाषा भी हम लोग जानेंगे। और फिर चौथी बात जानेंगे कि इसकी प्रासंगिकता आज क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है, यानी 21वीं सदी में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इससे पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, फायदा अंक एग्जाम पास करने के लिए हो रहा है, लेकिन जीवन में क्या फायदा हो रहा है ये भी जानना है। यानी बीपीएससी 67वीं क्वालिफाई कर गए और डीएसपी बन गए, वो तो ठीक है, अंक अच्छे आएंगे, लेकिन आखिर गोदान पढ़ने से जीवन में क्या फायदा हो रहा है, कबीर को पढ़ने से जीवन में क्या फायदा हो रहा है। यानी हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीवन का पक्ष है, हमारा जो सोशल पक्ष है या सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें हमको क्या फायदा हो रहा है। तो प्रासंगिकता को भी समझना है। और ये सब समझने के साथ साथ आपको करना क्या है कि प्रश्न पत्र आपको मिला है, प्रश्न पत्र प्रारूप के नाम से क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है। नोट्स का जो पहला सेक्शन है वो क्या है, क्वेश्चन बैंक का है। तो जब भी आप पढ़िए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कबीर पढ़ रहा है तो आप पढ़ लें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कि क्या सवाल पूछे गए, किस वर्ष 66 में क्या पूछे गए, 65 में क्या पूछे गए, एक जगह टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि पढ़ने की एक दिशा पता चलेगी कि हमको बहुत समुद्र जैसा नहीं पढ़ना है, अगाध नहीं पढ़ना है, हमको तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन का रेंज है हमको उतना ही जानना है। हमको कबीर पर शोध नहीं करना है, हमको कोई रिसर्च नहीं करना है और हिंदी का विद्वान नहीं बनना है। हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एंगल से पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसको पढ़ना है। तो क्वेश्चन बैंक आप देखिए, और क्वेश्चन में केवल यही मत देखिए कि बीपीएससी में क्या पूछा गया, थोड़ी और स्तरीय तैयारी के लिए आप देख लीजिए कि यूपीएससी में भी क्या पूछा गया। क्वेश्चन बैंक में एक जगह दिया हुआ है कि बीपीएससी में और यूपीएससी में क्या क्या पूछे गए, यूपी में क्या पूछे गए, जो कॉमन सिलेबस है। मान लिया कि कबीर कॉमन सिलेबस में है तो उसमें जानना यह है कि आखिर सिविल सेवा में क्या पूछे गए। क्वेश्चन सबको देखना है और क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है, और नहीं समझ में आए तो पूछना है, और फिर इन सब चीज़ों को देखना है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर सवाल जो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है, यानी 80% प्रश्न यहीं से आते हैं। अगर कोई विद्यार्थी संवेदना पक्ष समझ रहा है तो इसका मतलब है कि 80% प्रश्न वो हल कर लेगा। यानी प्रश्न का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से रहता है, विषय से रहता है। यानी इसका जो मूल विचार है, यानी क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं, इसी पर आधारित सवाल 80% से अधिक होते हैं, भाषा से कम सवाल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसी ऑर्डर में और इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, यानी जो ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है तो सबसे पहले वो कविता आदि काल से पढ़ना शुरू करें, फिर भक्ति काल पर आएँ और फिर भक्ति काल के कवियों को पढ़ें। उसके बाद आप गद्य भी पढ़ सकते हैं और भाषा खंड भी पढ़ सकते हैं। तो सेकंड आप गद्य पढ़ें, फिर आप भाषा खंड पढ़ें। तो इस तरह से और इसी तरह से कॉपी बनानी है सुन करके। अब दो तरीका है, एक तो आपने क्लास में कॉपी बनाई, क्लास नोट्स हुआ। दो तरह के नोट्स हैं, एक तो क्लास नोट्स है और दूसरा प्रिंटेड नोट्स है।
जो स्टडी मटेरियल दिए गए हैं जिसका नाम होगा SBHN संवाद IAS BPSC हिंदी नोट्स और 1 to 8 ये आपको दिए जाएंगे, जिसमें से पहला जो होगा वो तो क्वेश्चन बैंक है, और जो 8वां जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड कुछ उसके मॉडल आंसर दिए जाते हैं और बाकी टॉपिक वाइज दिए जाते हैं। तो प्रिंटेड नोट्स देखना है और जो पढ़ाया जाए तो क्लास नोट्स भी। तो अब इन दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्लास नोट्स होगा, तो इसको ध्यान देना है। प्रिंटेड नोट्स वो होगा जो उसको सपोर्ट करेगा, यानी क्लास नोट्स को जो सपोर्ट करेगा कि आपके पास विषय सामग्री हो और पढ़ने का आधार हो। इसके अलावा फिर क्या पढ़ना है, जो मूल रचना है, जो मैंने कहा कि 4 किताबें जो खरीदनी, जैसे कहानी की किताब खरीदनी है, गोदान खरीदना है, चंद्रगुप्त खरीदना है, मानसरोवर खरीदना है, तो ये इसको पढ़ना है। यानी जो 4 किताबें बताई गई जो खरीदने के लिए, तो उसको पढ़ना है, प्रिंटेड नोट्स पढ़ना है, स्टडी मटेरियल। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई समीक्षा की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भाषा विज्ञान की अलग से किताब की ज़रूरत नहीं है, और कविता के इतिहास में भी आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, चूँकि पर्याप्त मैटर दिया हुआ है आपके नोट्स में और बताया भी जाएगा। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो इस तरह से हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे आदिकाल से कल की क्लास में। अभी आपके सामने कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ जी पूछिए। गुड मॉर्निंग, पूछिए। जैसे पाठ्यक्रम जो उनको बताया गया था खंड क और खंड ख में, हाँ, तो खंड क में सर जैसे साहित्य का इतिहास में सर कविता का इतिहास है और गद्य का इतिहास है, दोनों है, कविता का इतिहास भी। यहाँ पर सिर्फ हम सर भक्ति काल की जो मतलब विशेषता है उसको यहाँ पढ़ेंगे, और जो उनके जो कवि है सर 3 कवि, वो हम खंड ख के यहाँ बिल्कुल 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 क्वेश्चन वैसे रहेंगे, है ना, लेकिन आप कंसेप्ट के लिए क्या पढ़ेंगे, कविता एक जगह पढ़ लेंगे, दोनों खंडों का, गद्य दोनों का एक जगह पढ़ लेंगे। वो हमको समझ में नहीं आ रहा था खंड क में सर सिलेबस कुछ बताया नहीं। हाँ, है ना, शुरू में बताए थे कि खंड क में क्या होगा, कविता का इतिहास और भाषा खंड से सवाल होंगे, और खंड ख में कवि जो 6 हैं वो, और जो गद्य के उपन्यास नाटक कहानी वहाँ से सवाल होंगे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं और जो कॉपी बनाएंगे, कई बार हो जाता है कि सवाल दोनों को मिला के पूछ लिया जाता है, तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि जी ये तो हम पढ़े थे खंड ख में, सवाल आ गया खंड क में। तो हम क्यों ऐसा कन्फ्यूजन रखें, हम प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे आप कहते हैं कि भाई साइकिल कैसे चलाएं, और साइकिल थोड़ा चला के भी देख लेते हैं, तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो भक्ति काल पढ़े तो उसी के साथ साथ भक्ति काल की कविताएं भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ।